हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट हमने अलग डिफरेंट टाइप की क्रॉप को डिस्कस किया था। कौन कौन से टाइप की क्रॉप होती हैं। हमने देखा कि हमारे इंडिया में जो सीज़न है बेटा वो अलग अलग है और हर सीज़न में एक अलग टेम्परेचर होता है, एक अलग वेदर कंडीशंस होती हैं और ये वेदर कंडीशन या टेम्परेचर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जितने भी क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं, ये जितनी भी क्रॉप्स हैं एक डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इसको रिक्वायर होती है। इसीलिए जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको एक डिफरेंट या फिर अलग मंथ के अंदर कल्टीवेट या फिर हार्वेस्ट किया जाता है। हमने देखा कि मेनली 3 टाइप की क्रॉप को इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है। 3 टाइप की क्रॉप होती है बेटा, सीजन के अकॉर्डिंग, सीजन के बेसिस पे 3 टाइप की क्रॉप होती है। और सीजन में भी कौन सा एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट में फ्लावरिंग को, तो उसका नाम है बेटा फोटो पीरियड। हमने फोटो पीरियड को डिस्कस कर लिया था। हमने बात की थी कि फोटो पीरियड एक ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है बेटा। जितना प्लांट को जितनी देर के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हम फोटो पीरियड। तो हमने देखा था कि अलग अलग जितने भी प्लांट्स हैं अलग अलग सीजन के अंदर ग्रो किए जाते हैं, उनकी जितनी भी फोटो पीरियड है या फिर जितना भी उनको ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर होती है उसका टाइम अलग अलग है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको मैच्योरेशन के लिए सनलाइट या फोटो पीरियड ज़्यादा देर के लिए ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जिनको फोटो पीरियड थोड़ा कम देर के लिए ज़रूरी होता है ना। तो इसी हिसाब से प्लांट अलग अलग टाइप के होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इनका फोटो पीरियड टाइम क्या होता है ज़्यादा। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कम सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनको ज़्यादा सनलाइट हम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हो सकता है बेटा, उनमें ड्राइंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है उनमें। ठीक है, अब बर्निंग से बचाने के लिए, क्योंकि बेटा प्लांट है या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सबकी बॉडी के अंदर, हमारी सबकी सेल्स के अंदर बहुत सारे अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अगर ये प्रोटीन्स को ज़्यादा टेम्परेचर पर रखा जाता है तो सारी प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं। तो ऐसे ही क्लोरोफिल भी क्या है बेटा, एक प्रोटीन है। पिगमेंट जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। ऐसे ही क्लोरोफिल जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, फूड बनाने का काम करता है, ये भी एक प्रोटीन है। तो अगर इसको भी ज़्यादा सनलाइट में रखा जाएगा, ऐसे प्लांट को जिनको ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको अगर ज़्यादा देर सनलाइट कांटेक्ट में रखा जाएगा तो उनकी प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाएंगी, डीनेचर हो जाएंगी। ठीक है, और उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्लांट्स ड्राई हो जाएंगे। इसके बाद में हमने देखा कि 3 टाइप की क्रॉप है जिनको अलग अलग सीजन के अंदर ग्रो किया जाता है। कुछ ऐसी क्रॉप्स है बेटा जिनको बोलते हैं हम खरीफ, कुछ ऐसी है जिनको बोलते हैं हम राबी, और 3rd नंबर की क्रॉप थी जैद क्रॉप। खरीफ, राबी और जैद मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था MCQ की फॉर्म में मिनी टेस्ट के अंदर। तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो बेटा खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन के अंदर ग्रो की जाती है। ठीक है, जितनी भी राबी क्रॉप है वो विंटर सीजन में ग्रो की जाती है। और इन दोनों क्रॉप्स के बीच का जो टाइम होता है बहुत शॉर्ट टाइम होता है, और उन शॉर्ट टाइम में फार्मर्स को और दूसरी क्रॉप भी ग्रो करनी होती है। और यही क्रॉप कौन सी होती है, सीजनल क्रॉप या फिर जैद। बहुत सारी सीजनल वेजिटेबल्स आप खाते हो, ये सारी सीजनल वेजिटेबल्स जैद क्रॉप की एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी आप फ्रूट्स खाते हो बेटा ये भी जैद क्रॉप के एग्जाम्पल है। तो इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में भी फार्मर्स कुछ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और उन्हीं क्रॉप्स को हम बोलते हैं जैद क्रॉप। क्लियर? आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग देखा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है हमने देखा था, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कस किया था बेटा लास्ट लेक्चर में। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है। तो हमने देखा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिनिमल यूज होता है केमिकल्स का, ना के बराबर या फिर मिनिमम। ठीक है, मिनिमल यूज का मतलब है ना के बराबर। ठीक है, यही मान लो आप बिल्कुल कि यहाँ पर केमिकल्स का कोई यूज नहीं होता।
there is no use of chemicals, there is no use of biopesticide, there is no use of weedicide। यहाँ पे किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता है जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए या फिर प्लांट की हेल्थ के लिए जरूरी है। तो फिर हेल्थ कैसे मेंटेन की जाती है यहाँ पर, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 3 क्रॉपिंग पैटर्न क्या बताया था बेटा, दोबारा से एक बार डिस्कस कर देता हूं मैं, लिखना नहीं है बस हमें समझना है। हमने क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्कस किया था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें क्रॉपिंग पैटर्न का यूज किया जाता है क्रॉप की हेल्थ के लिए। ठीक है, बहुत बार क्या होता है बेटा कि हम क्रॉपिंग पैटर्न का यूज अगर करते हैं तो बहुत सारे वीड्स की ग्रोथ भी इनहिबिट होती है क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करने से। अब वीड्स क्या होते हैं, तो वीड्स हम आगे देखेंगे, अभी बस इतना अभी जनरली बस इतना बताता हूं आपको कि वीड्स कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप के वीड्स कुछ ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जो कि हमारी मेन क्रॉप के साथ में नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। हम उन्हें ग्रो नहीं करते हैं, अपने आप ग्रो हो जाते हैं नेचर में वो, और हमारे प्लांट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। हम पढ़ेंगे वीड्स को तो वहां पे लिखेंगे। अभी हम क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने 3 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्कस किया था बेटा। कौन कौन सा था, सबसे पहला मिक्स्ड क्रॉपिंग, हमने इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग, बेटा ये आर है दो, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। दूसरा है इंटर क्रॉपिंग, और थर्ड है क्रॉप रोटेशन। पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे कुछ लिखेंगे। ठीक है बेटा, हमें इनको लिखना नहीं है, बस समझना है हमें इन्हें, क्योंकि यहां से एमसीक्यू कई बार फॉर्म हो जाता है। तो बेटा मैंने बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम क्रॉपिंग पैटर्न का यूज करते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है कि यहां पर क्रॉप को कुछ फिक्स तरह से ग्रो किया जाता है। कैसे, यहां पर बेटा मिक्स क्रॉपिंग भी एक क्रॉप पैटर्न है। तो यहां पर मिक्स क्रॉपिंग के अंदर प्लांट्स के सीड को मिक्स किया जाता है। सपोज आपके पास में 2 अलग अलग टाइप के क्रॉप के सीड्स हैं, है ना, आपने क्या किया, उन सीड्स को मिक्स किया आपस में। ठीक है, सीड्स सिलेक्शन करते हैं ना बेटा, आपने क्या किया, सारे सीड्स को एक साथ मिक्स किया, अच्छे सीड्स का सिलेक्शन किया आपने, और सीड्स का सिलेक्शन करने के बाद में उन सीड्स की आपने फील्ड में सॉइंग कर दी, उन सीड्स को लगा दिया। क्लियर। अब लगाना प्रोसेस क्या होता है बेटा, सॉइंग। तो जब आपने सॉइंग कर दी उसकी, और उसके बाद में जब आपकी क्रॉप धीरे धीरे ग्रो हो गई, मैच्योर हो गई, मैच्योर होने के बाद में उसको एक राइट टाइम पे कट करना भी पड़ेगा, तो कट करना जरूरी है। आपने उसको कट किया। अब कट करने का प्रोसेस होता है बेटा हार्वेस्टिंग। जब हम क्रॉप बड़ी हो जाती है, क्रॉप फुल्ली मैच्योर हो जाती है, तो उसको कट करते हैं। क्लियर। अब कट करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग, और सीड लगाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइंग। तो जब हार्वेस्टिंग की जाती है बेटा, तो आपके पास में क्या आएंगे, 2 अलग अलग टाइप के प्लांट आएंगे, है ना, क्योंकि 2 प्लांट के सीड लगाए थे आपने। अब ये दोनों प्लांट के सीड्स के क्रॉप जितने भी आपने उनको एक साथ हार्वेस्ट कर लिया। अब जब हार्वेस्ट किया तब उनके सीड्स को अलग करोगे आप। ठीक है, अब अलग करने में मेहनत ज्यादा लगेगी, तो इसलिए जनरली इस जो क्रॉपिंग पैटर्न है इसका यूज कम किया जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है बेटा, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जैसे आपको पता होगा बेटा कि हर एक फील्ड जो होती है जिसपे क्रॉप्स जो होती हैं, कई बार कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं बेटा जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो कई बार जो बीमा कराते हैं बेटा, बीमा पता होगा आपको, तो बीमा कराते हैं कई बार, तो फील्ड में एक तरह आपने एक क्रॉप लगाई है। ठीक है, मिक्स क्रॉप लगाई है आपने दोनों सीड्स को मिक्स किया है और लगा दिया है लैंड पे, तो आपको बीमा कितने क्रॉप का मिलेगा, आपको एक ही क्रॉप का मिलेगा। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। क्लियर, समझ में आया। आपको जो पैसे मिलेंगे बेटा गवर्नमेंट की तरफ से नुकसान के लिए, वो एक ही क्रॉप के मिलेंगे। अगर आपने मिक्स्ड क्रॉपिंग की है तो आपको एक ही क्रॉप के वहां पर पैसे मिलते हैं, रिफंड मिलता है। ठीक है, दूसरा है बेटा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इसकी कंपैरिजन में थोड़ी बेनिफिशियल भी है, थोड़ी अच्छी भी है। इसका एडवांटेज क्या है बेटा कि यहां पर तो मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर क्या हुआ कि हमने सीड्स लगाए, सीड्स बड़े हुए, प्लांट बन गए, प्लांट को आपने अलग, प्लांट को क्या किया आपने, कट कर लिया मैच्योर होने के बाद में। तो क्या हुआ, जितने भी सीड्स मिलेंगे आपको वो सारे सीड्स कैसे हो जाएंगे, मिक्स। आपको मैन्युअली उनको सेपरेट करना पड़ेगा, तो सेपरेट करने में मेहनत ज्यादा जाएगी। ठीक है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग की एडवांटेज क्या है
ओवर मिक्स क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेज क्या, अगर हम दोनों कंपैरिजन करें मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग की, तो इंटरक्रॉपिंग की क्या एडवांटेज है, इंटरक्रॉपिंग में आपने क्या किया, सीड्स को मिक्स नहीं किया, सॉइंग से पहले सीड्स को मिक्स नहीं किया। यहां पर सीड्स को एक रॉ की फॉर्म में ग्रो किया जाता है। कैसे ग्रो किया जाता है बेटा, रॉ की फॉर्म में, ठीक है। हमने क्या किया, एक सीड इस कॉलम में लगाए, वही सीड इस कॉलम में लगाए, और उनके दोनों सीड्स के बीच में एक अलग टाइप की क्रॉप को आपने ग्रो किया, ठीक है। अलग थोड़ा सा ही कर देता हूं इस तरीके से, तो समझ रहे हो कि आपने एक कॉलम ये लगाया, वही सेम ये यहां पर भी लगाया आपने, और सेम टाइप के प्लांट के कॉलम के बीच आपने एक दूसरे टाइप के कॉलम का प्लांट ग्रो कर दिया, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको डायग्राम अगर नहीं समझ में आ रहा हो आपको, तो मैं दिखाता हूं आपको एक डायग्राम से। सपोज आपने ये प्लांट लगाए, ठीक है, आपने दूसरी तरफ भी यही प्लांट लगाए, आपने क्या किया, इनके बीच में एक अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो कर दिया, ठीक है। यहां पर आपने क्या किया, एक अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो कर दिया इन दोनों के बीच में, तो इसे बोलते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। दो क्रॉप के बीच में एक अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो कर देना, दो सेम टाइप की क्रॉप के बीच में एक अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो कर देना, और यहां पे कॉलम की फॉर्म में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, सीड्स को ग्रो किया जाता है। अब यहां पर क्या एडवांटेज है मिक्स्ड क्रॉपिंग से, अगर कंपेयर करें हम इंटरक्रॉपिंग को, तो क्या एडवांटेज है कि बेटा यहां पे जो इंटरक्रॉपिंग है, इंटरक्रॉपिंग में आपके ये प्लांट अलग है ना, ये प्लांट अलग है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सपोज आपके इस प्लांट में इंफेक्शन हो गया, इस साइड के रॉ में इंफेक्शन हो गया, लेकिन ये साइड के प्लांट क्या हो गए, बच गए ना, ठीक है। ये प्लांट के, ये जो प्लांट है बेटा इस साइड के, इस रॉ के, इसमें किसी पेस्ट का इंफेक्शन हो गया, किसी इंसेक्ट का इंफेक्शन हो गया, यहां पर किसी फंगल इंफेक्शन हो गया, किसी फंगस का इंफेक्शन हो गया, तो आपकी ये जो क्रॉप है, बाकी की ये जो कॉलम की क्रॉप्स हैं, ये क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। तो यहां पे क्या हो गया, ये एडवांटेज है बेटा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में अगर डिजीज हुई तो सारी क्रॉप एक साथ आपकी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन यहां पर अगर एक रॉ के अंदर डिजीज हुई तो वो दूसरे प्लांट को अफेक्ट नहीं कर पाएगी। बहुत सारी डिजीज होती है बेटा क्योंकि प्लांट स्पेसिफिक होती हैं, एक अलग ही टाइप के प्लांट पे होती है, दूसरे प्लांट पे वो नहीं होती हैं, तो ऐसा भी होता है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप रोटेशन। मैंने ये बताया बेटा कि आप जितने भी क्रॉप्स देखते हैं एग्रीकल्चर में, जितने भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, वो सारे क्रॉप्स की, जितने भी आप क्रॉप देखते हैं क्रॉप रोटेशन में, है ना, क्रॉप जितनी भी अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग टाइप की होती है क्रॉप्स, हर क्रॉप की एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है। सॉइल, मैंने बताया बेटा सॉइल क्या होती है, सॉइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना। प्लांट जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट की रूट्स जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो क्या करती है बेटा, बहुत सारा जितना भी वाटर होता है उसके साथ में मिनरल्स को या फिर न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करती है। अब हर प्लांट की एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है बेटा, हर प्लांट को एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। अब अगर आप एक ही तरह के प्लांट को ग्रो कर रहे हैं सॉइल के अंदर, तो क्या होगा, सॉइल के अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। अगर आप एक ही तरह के प्लांट को बार बार ग्रो करे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से सॉइंग कर रहे हैं उसके सीड की, फिर जब बड़े हो जा रहे हैं फिर उनको हार्वेस्ट कर दे रहे हैं, फिर सीड लगा रहे हैं, फिर जब क्रॉप बढ़ जा रहे हैं तो उनको हार्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वो प्लांट लगातार सेम ही न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सॉइल को एनरिच रखने के लिए, सॉइल को रिप्लेनिश रखने के लिए हमें अलग अलग टाइप के क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, है ना, जिनकी अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगी। अलग क्रॉप, सपोज ए नंबर की क्रॉप है उसको मैग्नीशियम ज्यादा अमाउंट में चाहिए, बी नंबर की क्रॉप है उसको मॉलिब्डेनम अमाउंट में चाहिए, ठीक है, मॉलिब्डेनम की रिक्वायरमेंट है, सी क्रॉप है उसको नाइट्रोजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अलग अलग टाइप के क्रॉप को ग्रो करेंगे तो क्या होगा बेटा, इससे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश रहेंगे, है ना, एनरिच रहेगी सॉइल, तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्रॉप रोटेशन। दूसरी चीज, फर्स्ट तो ये समझ में आ गई आपको कि क्रॉप रोटेशन क्या है। दूसरी चीज, हम
ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको पता है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, इनको बोलते हैं हम लेग्यूमिनस प्लांट। कौन से प्लांट बेटा, यहां लिख रहा हूं, लेग्यूमिनस क्रॉप या लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कैसे होते हैं बेटा, ये लेग्यूमिनस प्लांट की जो बेटा रूट नोड्स होती हैं, उनके अंदर जो इस लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्स होती हैं, इन लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है बेटा, जिसका नाम है राइजोबियम। आपने पहले भी पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है बेटा, दिख रहा है यहां पे आपको, एक बार मैं चेक कर लूं। ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे जो राइजोबियम है बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया इस लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन सी होती है बेटा, कौन सी होती है, बीन्स वाली क्रॉप, दाल वाली जितनी फसलें होती है बेटा, वो होती है लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ठीक है, अब इन लेग्यूमिनस क्रॉप को अगर आप देखते हो सॉइल के अंदर, तो इनकी रूट्स थोड़ी फूली हुई होती हैं, सोलन रूट्स होती हैं। इन रूट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है बेटा, जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सिम्बायोसिस शो करता है। क्या करता है बेटा, सिम्बायोसिस शो करता है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं अभी हमारे आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, लिखने पे ध्यान मत देना, सुनना बस, यहां से एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। तो बेटा ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस लेग्यूमिनस प्लांट, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, इनकी रूट्स के साथ में सिम्बायोसिस शो करता है। अब सिम्बायोसिस आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। तो सिम्बायोसिस क्या होता है, जहां पे दो ऑर्गेनिज्म एक साथ सर्वाइव करते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और राइजोबियम बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो दोनों एक साथ रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं बेटा, तो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है, इनकी रूट के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना। तो ये जो प्लांट है, इन बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा, रहने के लिए जगह दे रहे हैं। ठीक है, ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, ये इन बैक्टीरियाज को रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन बदले में ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। कैसे फिक्सेशन में हेल्प करता है बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। हम आगे पढ़ेंगे, हमारा जो सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहां पर हमें देखना है नाइट्रोजन साइकिल को, लास्ट में हम पढ़ेंगे वहां पर नाइट्रोजन साइकिल। तो बेटा नाइट्रोजन साइकिल के अंदर क्या होता है, जितनी भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस है, यही नाइट्रोजन गैस नाइट्रेट और नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होती है बेटा, नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, NO2 की फॉर्म में और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कौन क्या कन्वर्ट होती है बेटा, ये नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब ये जो बेटा NO2 और NO3 है, ये सॉल्युबल फॉर्म है। कैसी फॉर्म बेटा, ये सॉल्युबल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, ये सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, जो कि सॉइल के अंदर फिक्स हो सकती है। क्लियर। तो नाइट्रोजन गैस को नाइट्राइट या नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है बेटा, इसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सिंग। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करना। और नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। नाइट्रोजन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा नहीं सरवाइव कर सकता है। क्यों नहीं सरवाइव कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी जितनी भी बॉडी की प्रोटीन्स हैं, वो बिना नाइट्रोजन के सिंथेसाइज नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी विटामिन्स हैं जो कि बिना नाइट्रोजन के सिंथेसाइज नहीं हो सकता है। हमारा जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, वो भी बिना नाइट्रोजन के बिना सिंथेसाइज नहीं हो सकता। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारी जितनी बॉडी की प्रोटीन्स हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अगर प्रोटीन्स नहीं बन पाएगी तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। क्लियर। तो इसी नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम फील्ड में लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं।
दूसरी बार हम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं जिसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनको तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, तो हमने एक बार इसको ग्रो कर लिया। दूसरी बार हमने ऐसे प्लांट को ग्रो कर दिया जिनको नाइट्रोजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की जितनी भी डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल कर देंगे, एनरिच कर देंगे। बाद में जब हम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो करेंगे तो उनको नाइट्रोजन इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है बेटा, कुछ लिखना है तो इसमें नोट डाउन कीजिए जितने। 2 मिनट मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं रफ करता हूँ, उसको समझ में आ गया होगा आपको। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। तो बेटा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, advantages of ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या एडवांटेज है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग की? ठीक है, तो फर्स्ट लिखते हैं बेटा हम क्या क्या एडवांटेज है। हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कस कर लिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहले जितना भी बेटा एग्रीकल्चरल वेस्ट्स आर, जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है बेटा आर रिसाइकलर। ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट आर रिसाइकल्ड। जितना भी खेत का, जितना भी बेटा फील्ड में जितना भी वेस्ट होता है, जैसे लीव्स होती है बेटा, ड्राई लीव्स, ट्विग्स, ब्रांचेस, जितना ही पार्ट होता है वो सारा रिसाइकल कर दिया जाता है। और किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा? तो मैन्योर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम देखेंगे मैन्योर का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैन्योर आर बायो synthesized by soil microorganisms maintains the fertility of soil। ठीक है, मैन्योर आर बायोसिंथेसाइज्ड बाय सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो जितना भी फार्म वेस्ट होता है बेटा, जितना भी एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, ये सब रिसाइकल हो जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और जितना भी एग्रीकल्चर फार्मिंग का वेस्ट होता है बेटा, ये कन्वर्ट होता है मैन्योर की फॉर्म में। और ये मैन्योर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अपने आप सिंथेसाइज होती है बेटा किससे? इस एग्रीकल्चर वेस्ट से। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उनसे सिंथेसाइज होती है। और कौन सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, इनको बनाने में हेल्प कौन करता है? तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। और इसी मैन्योर से सॉइल की फर्टिलिटी लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है बेटा। थर्ड, प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर free from chemicals।
जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे केमिकल्स से फ्री रहते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का यूज किया जाता है। क्लियर, नोट डाउन कीजिए इसको। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया हमें कि जितना भी फार्म का वेस्ट होता है वो सारा रिसाइकल हो जाता है। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया हमें कि मैन्योर से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। और थर्ड पॉइंट समझ में आ गया बेटा हमें कि जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स हैं आर हेल्दी फॉर अस एंड दे आर फ्री फ्रॉम केमिकल्स, ये सारे केमिकल से फ्री होते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, तीनों पॉइंट समझ में आ गए हमें। यहां पे मैं एक और पॉइंट लिख देता हूं बेटा ऊपर, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं मार्क कर दूंगा इसको। कौन से नंबर का पॉइंट है ये? 4th नंबर का। फोर्थ नंबर का पॉइंट है ये, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग is safe for environment. ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सेफ फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ है क्योंकि इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। वरना हम जब कोई ऐसे केमिकल्स को यूज़ करते हैं प्लांट के लिए एग्रीकल्चर में, जैसे फर्टिलाइज़र, तो ये सारे बेटा वाटर के अंदर मिक्स होते हैं, है ना। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके भी बहुत सारी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको फेलियर कर सकते हैं, है ना। वाटर को पॉल्यूट कर सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए सेफ है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे बेटा। मैंने जो स्टार्टिंग का पार्ट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना उसको, और उसके बाद में इन पॉइंट्स को अच्छे से आप नोट डाउन कीजिएगा। और जिससे पहले वाला जो पार्ट पढ़ा है बेटा, अगर उसमें से कोई पॉइंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना चाहिए, तो वहां पर उनको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं रहता है तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। तब तक के लिए आप नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए जो आपके मॉड्यूल्स के पीछे एक्सरसाइज में रखे हैं, ट्राई योरसेल्फ वाली एक्सरसाइज, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके मॉड्यूल में उनको आपको लर्न करना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड लक।